रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले के वीडियो में हमने गुलाम वंश को पूरा पूरा रिवाइज किया हुआ है। आज हम देखेंगे खिलजी वंश, जिसका कार्यकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक था। ठीक है। जो खिलजी वंश का संस्थापक था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था और इसका कार्यकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक था। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसने क्यूमर्स यानी कि गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स को मारकर खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी एक उदार शासक था। इसने दक्षिण भारत जीतने के लिए अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। अब अलाउद्दीन खिलजी को इसने दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा। दक्षिण भारत अलाउद्दीन खिलजी जीत गया। उसके बाद जब वापस आया दिल्ली, तो जलालुद्दीन खिलजी ने उससे धन का हिसाब मांगा कि आप दक्षिण भारत जीत के आए हैं, आपने धन संपदा तो बहुत लूटी होगी, तो चलिए हमको उसका हिसाब दीजिए। तो जब जलालुद्दीन खिलजी ने उससे हिसाब मांगा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी। इस तरीके से अलाउद्दीन फिरोज खिलजी निपट गए। फिर अब अगला शासक उसके बाद वही अलाउद्दीन खिलजी यानी जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा था, वही अगला शासक बना। इसका कार्यकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक था। इसके बचपन का नाम अलिया गुरसप्प था। इसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार की देखा देखी एक दूसरी मीनार बनवाई, जिसका नाम अलाई मीनार था। ठीक है। उस समय पे ऐबक ने कुव्वतुल नामक एक मस्जिद बनाई थी, कुव्वतुल इस्लाम नामक मस्जिद। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उसी के सामने एक गेट लगवा दिया, जिसका नाम अलाई दरबार था। तो अलाई मीनार और अलाई दरबार नामक गेट किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया। उसके अलावा बाजार नियंत्रण के लिए मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली, उसके अलावा घोड़ा दागने की जो प्रथा थी, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की। इन दोनों को याद रखिएगा कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली और घोड़ा दागने की प्रथा कौन लेके आया? तो अलाउद्दीन खिलजी। इसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इसी के समय पे 4 प्रमुख घोषणाएं हुई थी। वो कौन कौन सी? सबसे पहले है स्थायी गुप्तचर, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी गुप्तचर की व्यवस्था की। ठीक है। दूसरा क्या था कि दान की भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया। उस समय पे जो धार्मिक संस्थाओं को दान में दी गई भूमि थी, उन सबको खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि में अलाउद्दीन खिलजी ने बदल दिया। ठीक है। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने मद्यपान को निषेध कर दिया। छोटे त्योहारों और अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके अलावा इसके समय पे 4 प्रमुख कर लिए जाते थे। कौन कौन से? पहले है जजिया, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। दूसरा है जकात, जो कि मुसलमानों से लिया जाता था। फिर तीसरा है खुम्स, जो कि लूट पर लिया जाता था। इसके सैनिक जहाँ से लूटपाट करके आते थे, ये लूटपाट के धन पर लिया गया टैक्स था खुम्स। फिर है खराज, जो कि भूमि कर था एक तरीके से। अब आगे देखते हैं। देखिए, उन चारों के अलावा 2 और टैक्स लिए जाते थे। वो कौन कौन से थे? घरी एवं चरी। घर पर लगने वाला टैक्स घरी था और चारागाह पे लगने वाला टैक्स चरी था। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के समय कुछ विभाग थे, उनको देखते हैं। सबसे पहले है दीवाने आरिज, यह सैन्य विभाग था। फिर है दीवाने इंसा, यह पत्राचार विभाग था। उसके बाद है दीवाने वजारत, जो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री या फिर वजीर हुआ करते थे, ये उनकी काउंसिल यानी ये उसका विभाग हुआ करता था। अब आगे है दीवाने रियासत। बाजार नियंत्रण के लिए ये जो प्रणाली लेके आया था, उसका ध्यान रखने के लिए कि सारी चीज़ें व्यवस्थित है कि नहीं, सभी नियम का सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, व्यापारियों पर नियंत्रण रखा जा रहा है कि नहीं, इन सब के लिए इसने दीवाने रियासत नामक विभाग बनाया हुआ था। फिर अब आगे है इसके सैन्य अभियान। देखिए, पूरे सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा अगर मंगोल आक्रमण किसी के टाइम पे हुए थे, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के समय पे हुए थे। तो इसको याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके टाइम पे हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। उसके बाद है 1297 ईस्वी में गुजरात के शासक कर्णदेव को पराजित किया। इस अभियान का नेतृत्व नुसरत खां कर रहा था और इसी अभियान के दौरान 1000 दिनार में चंदराम, जिसका अन्य नाम मलिक काफूर था, को खरीदा। इसलिए इसे 1000 दिनारी बोला जाता है। देखिए, 1297 में गुजरात अभियान किया गया और इस अभियान का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं कर रहा था, बल्कि अपने जो सेनापति था नुसरत खां,
उससे ये उसका नेतृत्व करवा रहा था। और उसी टाइम पे इसने 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा। इसीलिए जो मलिक काफूर है उसको 1000 दिनारी बोला जाता है, क्योंकि वो 1000 दिनार में खरीदा गया था। फिर अब आगे है कि 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभौर को जीता। 1303 ईस्वी में इसने चित्तौड़ अभियान किया। चित्तौड़ अभियान रानी पद्मावती के लिए किया गया था और यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया, किंतु चित्तौड़ की महिलाओं ने जौहर कर लिया। आपने जो पद्मावती मूवी देखी हुई है वो इसी अलाउद्दीन खिलजी वाली है। ठीक है, तो जो चित्तौड़ अभियान था इसका नेतृत्व तो अलाउद्दीन खिलजी खुद कर रहा था। अब आगे है कि दक्षिण भारत विजय के लिए या फिर दक्षिण भारत विजय की जिम्मेदारी इसने मलिक काफूर को दिया। देखिए, मलिक काफूर भले ही गुलाम था, 1000 दिनार में खरीद कर लाया गया था, लेकिन वो एक योग्य व्यक्ति था। इसी को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने उसे अपना सेनापति नियुक्त कर दिया और दक्षिण भारत जीतने के लिए इसने मलिक काफूर को भेज दिया। अब आगे है कि मलिक काफूर ने 1307 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर दिया, किंतु रामचंद्र की वीरता को देखकर उसे गुजरात के नौसारी का जागीरदार बना दिया गया। देखिए, जो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, ये जानता था कि मलिक काफूर की सेना बहुत बड़ी है, हम इससे जीत नहीं पाएंगे। ये सब जानते हुए भी रामचंद्र देव युद्ध लड़ा और हार भी गया। लेकिन क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी इसकी वीरता को देख के समझ गया कि ये एक वीर पुरुष है और बेहतर तरीके से युद्ध लड़ा हुआ है। उसकी वीरता से ये लोग प्रभावित होकर उसे गुजरात का जो नौसारी था उसका जागीरदार बना दिया। अब आगे देखते हैं। 1309 में इसने वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर दिया। देखिए, पराजित क्या कर दिया, ये उस पर आक्रमण करने ही वाला था कि जो प्रताप रुद्रदेव था, प्रताप रुद्रदेव ने अपने सोने की मूर्ति बनवाई और उसमें जंजीर पहनाकर अलाउद्दीन खिलजी को भेज दिया और साथ ही कोहिनूर हीरा भी उससे भेज दिया और अधीनता स्वीकार कर ली। कहने का क्या मतलब है, इसने अपनी सोने की प्रतिमा बनाई और उसमें जंजीर बांध दी, यानी कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, और उस मूर्ति के साथ साथ इसने कोहिनूर हीरे को भी भेज दिया। अब आगे देखते हैं। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयसल वंश पर आक्रमण किया, किंतु उसकी राजधानी द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया। देखिए, जो मलिक काफूर था इसने पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया, लेकिन एक जगह जो होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र, उसको ये नहीं जीत पाया था। तो द्वार समुद्र का नाम याद रखिएगा कि होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र को ये कभी जीत ही नहीं पाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने पांड्य वंश की राजधानी मदुरै को जीत लिया। अलाउद्दीन जब निजामुद्दीन औलिया से भूमि का हिसाब मांगा तो जो निजामुद्दीन औलिया था उसने कहा कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। देखिए, इसके पहले ही अभी हमने बात की कि इसने जो दान में दी गई भूमि थी उसको खालसा भूमि में ये परिवर्तित कर रहा था, और जो निजामुद्दीन औलिया थे उनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी उस टाइम पे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे ज़मीन का हिसाब मांगा, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, यानी कि आप एक दरवाजे से आएंगे तो हम दूसरे दरवाजे से निकल जाएंगे, लेकिन आपको हिसाब तो नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति कौन कौन से थे? जफर खान, नुसरत खान, उलूग खान और मलिक काफूर, यानी 1000 दिनारी। यह अपने चारों सेनापति की तुलना पैगंबर के खलीफा से करता था। मंगोलों से लड़ते समय जफर खान की मृत्यु हो गई थी। तो ये जफर खान जो है, इनको याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हुई थी, तो जफर खान था। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल तथा सल्तनत काल के बीच सिंधु नदी को सीमा बनाया गया था, यानी कि सिंधु नदी के उत्तर साइड में मंगोल रहेंगे और दक्षिण साइड में अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहेगा। तो सिंधु नदी को ही सीमा बनाया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो एक तुर्क कबीले का था, और उसके अलावा कुछ अन्य काम भी इसने किए थे। कौन कौन से? सैनिकों के लिए इसने वेशभूषा यानी ड्रेस कोड बना दी। इसके पहले सैनिक कुछ भी पहन के चलते घूमते रहते थे, लेकिन इसने क्या किया कि इसने वेशभूषा यानी ड्रेस कोड बना दिया कि सैनिक यही वस्त्र पहनेंगे। ठीक है, भूमि की पैमाइश तथा लगान का निर्धारण इसने कर दिया, और इसका जो लगान था वो कुल उपज का 50% था। अब आगे देखते हैं।
इस वंश, देखिए अब तो अलाउद्दीन खिलजी मर चुका है, उसके बाद जो अगला शासक हुआ वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह हुआ। इसका जो शासनकाल था वो 1316 से 1320 ईस्वी तक था। इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दी, बल्कि इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। कहने का क्या मतलब है कि उस समय पर कोई अगर व्यक्ति राजा बनता था तो वो खलीफा से खिलाउत की डिग्री लेता था। इसके बारे में हमने आपको बताया हुआ था। तो इसने कहा डिग्री कौन लेता है, खिलाउत कौन लेता है, हम खुद दे खलीफा हैं। तो खलीफा की डिग्री या फिर खलीफा किस राजा ने खुद को कहा है, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने कहा हुआ है। फिर उसके बाद है 1320 ईस्वी में खुसरो खां ने इसकी हत्या कर दी। यानी जो खुसरो खां था इसी के सेना में था और खुसरो खां ने ही कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर दी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो खुसरो खां था उसकी हत्या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के सेनापति गाजी मलिक ने ही कर दी और खुद शासक बन गया। यानी कि कुतुबुद्दीन की हत्या किसने की, कुतुबुद्दीन जाने दीजिए, वो गुलाम वंश का लग रहा है, केवल मुबारक शाह बोलते हैं। मुबारक शाह की हत्या किसने की, तो खुसरो खां ने की। अब खुसरो खां की किसने हत्या कर दी, तो सेनापति गाजी मलिक ने उसकी हत्या कर दी। अब राजा कौन, तो गाजी मलिक, क्योंकि लास्ट में इसी ने सबको मारा हुआ है ना। तो फिर गाजी मलिक ने ही अगले शासक तुगलक वंश की स्थापना कर दी। जो खिलजी वंश का कार्यकाल था पूरे सल्तनत काल में सबसे छोटा कार्यकाल इसी का था। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने खिलजी वंश के बारे में पूरा पूरा रिवाइज कर लिया हुआ, जो जो भी मेन टॉपिक या फिर पॉइंट रहे हुए हैं। अब अगले वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।